Okay, good morning. Uh, Today we are going to read the first chapter of Ethics, Governance and Sustainability. अच्छा, this same topic was in the older course. ये पुराने कोर्स में भी था जहाँ पे नाम था GEAS. चेंजेस कुछ नहीं हुए हैं. हुआ क्या है कि जो पुराना कोर्स था उसको टॉपिक्स को आगे और पीछे कर दिया गया. अच्छा, मेन जो GEAS था उन्होंने क्या किया, जी को पीछे कर दिया, ई को आगे ले आए. पहले गवर्नेंस आगे हुआ करता था, इस बार से उन्होंने एथिक्स को आगे कर दिया. एथिक्स, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी. अच्छा, ये 3 पार्ट्स में है. एंड द बेस्ट स्कोरिंग मार्क्स आपको जो मिल सकते हैं वो है गवर्नेंस वाले पार्ट में. बिकॉज आप ये सेम चीज़ें आपने पढ़ा होगा ACL में, कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा सिक्योरिटीज लॉज में, एंड आपने पढ़ा होगा CR में, एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ा होगा. थोड़ा थोड़ा आइडिया, वो सेम चीज़ें हैं. और आप पढ़ेंगे शायद ड्यू डिलीजेंस में. ड्यू डिलीजेंस भी आपके टॉपिक में. अच्छा, ये गवर्नेंस जो है इन सब चीज़ों का मिक्सचर है. बिकॉज इसके अंदर लिस्टिंग एग्रीमेंट भी आ गया, कंपनीज एक्ट भी आ गया, रूल्स भी आ गए, सेबी के रेगुलेशंस भी आ गए, और बहुत से फेमा हुआ, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं. नाउ आपके लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है अगर आप गवर्नेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें. अच्छा, सेकेंड आता है आपका सस्टेनेबिलिटी. उसमें कुछ भी नहीं है. अगर आप सिर्फ पढ़ के भी जाएंगे तो आपके मार्क्स मिल सकते हैं. नाउ द फर्स्ट टॉपिक, इट इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एथिक्स. आपके एथिक्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं. नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन, एथिक्स है क्या? एथिक्स क्या है? मोरल प्रिंसिपल्स और कोड ऑफ कंडक्ट और बोलते जाओ, कुछ जो भी समझ में आ रहा है वो बोलते जाओ आप. क्या है एथिक्स? व्हाट आई बिलीव, एथिक्स यहां से निकलता है कि आप अंदर से क्या सोचते हो. लाइक इफ यू आर वॉकिंग और आपने देखा कि 500 रुपए का नोट गिरा हुआ है, ऑल्दो आप कहते हैं कि आप चोर नहीं, आप चोर नहीं, आप चोर नहीं है, बट स्टिल क्या करते हैं कि मन, वो जो 500 रुपए का नोट ना, वो आंख मारते रहता है ऐसे ऐसे करके, उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो करके. हमने देखा कोई नहीं देख रहा. धीरे धीरे लेसेस बांधने के चक्कर में हम नीचे बैठते हैं और फटाफट से उसको सॉक्स में घुसा लेते हैं. ऑल्दो किसी ने नहीं देखा, बट स्टिल एक ने देखा है, वो है यू आर द सेल्फ. एथिक्स ये कहता है कि जब आप काम कर रहे हो, व्हेन पीपल आर नॉट लुकिंग एट यू बट यू आर लुकिंग एट योर सेल्फ, इट इज कॉल्ड एथिक्स. एथिक्स इज कॉल्ड मोरल कॉन्शियसनेस. यानी कि आपके जो अंदर से आवाज आती है, इट इज द इनर कॉन्शियसनेस. एथिक्स मीन्स गवर्नेंस. एथिक्स मीन्स आप अपने आपको कैसे आगे बढ़ा रहे हो. एथिक्स मीन्स आपका कैरेक्टर. एथिक्स मीन्स ट्रेडिशन. ये एथिक्स मीन्स संस्कार आपके, कि आप क्या चीजें फॉलो कर रहे हो. नाउ फॉर अ कंपनी, व्हाई एथिक्स इज नेसेसरी? कंपनी के लिए क्यों जरूरी है? अगर कंपनीज, हाँ ठीक है, ओके, अगर आप एथिक्स नहीं फॉलो करोगे तो सत्यम जैसा फियास्को क्रिएट होगा. अच्छा, सत्यम को जब नुकसान हुआ तो क्या आपको लगता है सिर्फ सत्यम को नुकसान हुआ? किस किस को नुकसान हुआ? और 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 शेयर होल्डर्स को हुआ, गवर्नमेंट को हुआ, सोसाइटी को हुआ, क्रेडिटर्स को हुआ, डेटर्स को हुआ, सप्लायर्स को हुआ, कस्टमर्स को हुआ. दीज आर कॉल्ड स्टेक होल्डर्स. अच्छा, एक इंसान का फॉल्ट है, यह और सत्यम का फॉल्ट है कि उन्होंने एथिक्स को फॉलो नहीं किया. अच्छा, उसकी वजह से बाकियों को भुगतना पड़ा. आपकी गलती होती है, लेकिन उसकी वजह से, लाइक आपका आपने नो सोसाइटी में कुछ बुरा काम कर दिया, अब आपकी वजह से आपकी फैमिली बदनाम हो जाएगी. ये आप जिम्मेदार हैं उस चीज़ के लिए. लेकिन अगर आप उसको सही से करते जाएं तो आपकी फैमिली हमेशा आगे बढ़ती जाएगी और किसी की हिम्मत नहीं होगी आपके ऊपर उंगली उठाए. नाउ इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट. It is to be able to do the right thing. It is to be able to do the right thing in the right way. It is to be able to do the right thing in the right way. In each case, and at every moment, in each case and every moment, one must, in each case and every moment, one must be in the right consciousness. One must be in the right consciousness. One must be in the right consciousness. Now, ethics is equal to, लिखते जाना, equal to साइन लगा के, ethics is equal to behavior is equal to inner consciousness
is equal to inner voice is equal to governance is equal to core values is equal to tradition is equal to character. ये जो सारी सिनोनिम्स हैं ये एथिक्स ही कहलाते हैं. हम इनको अलग अलग वर्ड्स में बोलते हैं बट इनका अगर हम एसेंस देखें तो वो एथिक्स ही कहलाते हैं. नाउ वी आर ह्यूमन बीइंग, इंसान हैं हम लोग. अगर हम कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं फॉलो करेंगे तो हम जानवर बन जाएंगे. इंसानों और जानवरों में यही फर्क है कि हम कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हैं. लाइक टेक द एग्जांपल ऑफ मैरिज. जानवरों में मैरिज का कोई रूल नहीं होता. दे मेट, वो अपने अकॉर्डिंग अपने दो साथी ढूंढ लेते हैं. बट ह्यूमंस में क्या होता है, वी हैव सम ट्रेडिशंस. द ट्रेडिशन इज कॉल्ड मैरिज एंड इवन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज दैट मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट. मेरे ख्याल से शायद मुझे जितना याद है कि अगर मैरिज के पीरियड में हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट एविडेंस नहीं दे सकते. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये अलाउड नहीं है. अच्छा, यही एथिक्स है क्योंकि अब अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकते, हस्बैंड एंड वाइफ का. प्लस इंडिया में बीगमी बहुत जगह अलाउड नहीं है. बीगमी मीन्स दो शादियां, पॉलीगमी मीन्स बहुत शादियां. बहुत सी जगहों पे बीगमी अलाउड नहीं है. हम कहते हैं ठीक है, वी शुड स्टक विद वन पार्टनर एंड इसी को कहते हैं अपने आप को कैरेक्टर को मेंटेन करके रखे रहना. एंड बॉयज, इफ वी आर नॉट मेंटेनिंग आवर कैरेक्टर, डेफिनेटली हम बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे. एंड इसलिए आज अगर आप देखेंगे हमारी जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे नीचे जाती जा रही है बिकॉज हम अपने एथिक्स को फॉलो करना बिल्कुल नहीं चाहते. आज हमारा जो यंगस्टर्स है ये सोचता है ठीक है ना यार, हमें क्या करना है. बट मेरे ख्याल से जो आपकी जो वसीयत होती है, वसीयत नहीं उसको विरासत कहा जाता है. और विरासत कई पीढ़ियों से बनती है क्योंकि पहले जो पीढ़ियां थी उन्होंने उन सब एथिक्स को फॉलो किया और आपको वो विरासत दिया. अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन एथिक्स या फिर उन विरासत को कैसे संभाल रहे हो. अगर आपने संभाल लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई और आके संभालेगा आपके बगैर, आपके लिए, और आप देखते रह जाओगे कि आपका जो प्रॉपर्टी था वो कोई और लेके जा रहा है. नेक्स्ट, ह्यूमंस, हमारे लिए एथिक्स का एक वर्ड होता है, उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस, इनर वॉइस. अब ये जो कॉन्शियसनेस है ये दो पार्ट्स में है. द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड lower physical and higher mental spiritual. Now my question is, इसमें से सही कौन सा है? ओके, ये जो पार्ट है ये बन जाता है, ये जो पार्ट है ये है, और प्लस ये जो पार्ट है. अब इसमें से बेटर कौन सा है? ये दोनों में से बेटर कौन सा है? सेकंड वन. क्यों? क्यों? या लोअर फिजिकल या हायर स्पिरिचुअल, कौन सा अच्छा है आपके लिए? घूंघट के पट खोल रे तो पिया मिलेंगे. मुख के पट खोलो, बोलो. सेकंड वाला सही है. क्यों? लोअर फिजिकल, इसका रिजल्ट हमेशा ग्रीड, मटेरियल थिंग्स,
जिसको मेटेरियलिस्टिक कहा जाता है, ये सब वही चीज़ें होती हैं। यानी कि आप किसी को मारोगे, उसके आप जो चीज़ें चाहते हो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। लाइक इफ यू से आई नीड अ मर्सिडीज कार, बट आपके पास अभी कुछ नहीं है तो आपके लिए उसके लिए कुछ भी करोगे। अभी परसों ही कनॉट प्लेस में चोरी हुई है घड़ियों की, 9 करोड़ रुपए की घड़ियां। अच्छा, ये लोअर फिजिकल नीड्स हैं, आप इन नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। बट ये जो हाईएस्ट मेंटल एंड स्पिरिचुअल है, अच्छा ये किसी चीज से नहीं मिलते, ये आपको अंदर से मिलता है। लाइक मैं हर रोज करीबन 16 घंटे काम करता हूँ, मेरे रोज का 16 घंटे काम करना तो मैं हमेशा करता हूँ, जिसमें से 8 घंटे में मैं स्टेज पर खड़े रहता हूँ और 3 घंटे में ड्राइव करता हूँ, और बाकी कितने बचे, 5 घंटे, बाकी 5 घंटे में अपने नोट्स बनाता हूँ। अच्छा, जब मैं इन सब काम को करता हूँ रात को बड़ी अच्छी नींद आती है, और प्लस मेरे जो मेंटल लेवल है बहुत बढ़िया रहता है। एंड मुझे मालूम है जब मैं अपने मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल को अच्छा रखूंगा तो फिजिकल नीड्स मेरे अपने आप पूरे होते जाएंगे। एंड बट मैं ये सोच के चलूँ नहीं यार स्टूडेंट को पढ़ाना ही तो है, ठीक है कुछ भी पढ़ा दूंगा। अच्छा, एक बैच चला जाएगा, लेकिन उसके बाद इस प्रोफेशन में पब्लिसिटी हमेशा जुबान से होती है। ये जो ब्रॉशर्स वगैरह हैं इनसे पब्लिसिटी कभी नहीं होती, हमेशा माउथ पब्लिसिटी यहाँ पे होती है। और माउथ पब्लिसिटी तभी होती है जब आप दिल से पढ़ाते हो लोगों को। अदरवाइज लोग समझ जाते हैं कि ये सिर्फ पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है पढ़ो और निकल जाओ यहाँ से, और आपके लिए एक बेड पब्लिसिटी होना स्टार्ट होता है। So being a professional and being a human, we should always focus on the highest spiritual and mental अपना level. Now, next thing, अब ethics किस चीज पे बेस होगा? अगर हम एथिक्स बनाना चाहें अपने कंपनी पे, अपने फैमिली पे, अपने अंदर एथिक्स को फॉलो करना चाहें, वो इसमें से कौन से पे बेस होगा? इट्स ऑलवेज ऑन द, ये जो पोर्शन है यहीं पे बेस होगा। इसको ये एथिक्स इस पे कभी नहीं बन सकता, बिकॉज जब एथिक्स आपके अंदर है तो आप फिजिकल चीजों को कभी भी पा सकते हो। नाउ ethics is the word derived from the Greek word ethos, E-T-H-O-S, ethos. ethos का मतलब ही ethics होता है, which refers to character, guiding beliefs, traditions, जो मैंने आपको पहले लिखवाया था, ethics is equal to, सबका मीनिंग वही है। अगर आप एग्जाम में लिखते हैं ना what is ethics, तो आप इससे स्टार्ट करना। ethics has been derived from the Greek word ethos. ethos means ethics, it means characters, it means guiding beliefs, it means traditions। इन सब चीज़ों से ही बनता है आपका एथिक्स। नाउ अगर बोलते हैं कि डिफाइन एथिक्स, तो डिफाइन करने में इसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं, बट कुछ डिक्शनरीज में इसका मीनिंग लिखा हुआ है। लाइक द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इट सेज द मोरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स अ पर्सन्स बिहेवियर ऑफ हाउ एन एक्टिविटी इज कंडक्टेड। द मोरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स, द मोरल प्रिंसिपल्स, द मोरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स a person's behavior or how an activity is conducted, a person's behavior or how an activity is conducted, this is called ethics. Now the next part is called features of ethics. अब हमने पढ़ा कि एथिक्स होता क्या है, अब हम लोग देखेंगे उसके फीचर्स क्या क्या हैं। फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। एक एथिक्स जब आप फॉलो करने जाएंगे, बनाने जाएंगे, तो उसमें आप क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रखोगे। राइट और रॉन्ग कंडक्ट, इट मीन्स जब आप कोई भी काम करो तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि राइट क्या है और रॉन्ग कौन सा है, एंड चूज द रॉन्ग वन और राइट वन, चूज द, हाँ, बट अनफॉर्चुनेटली 99% टाइम हम लोग रॉन्ग को ही चूज करते हैं, बिकॉज इट इज ईजी। कोई भी गलत काम होता है वो हमेशा आसान होता है, इसलिए हम गलत चीजों को ही चूज करते हैं, बट यू शुड ऑलवेज चूज द राइट वन। Now the next thing, we are not alone in this society. You know, when we are making our ethics, then we should consider society
एज वेल। वो हिंदी में कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर आपको बड़े काम करने हैं तो आपको लोग चाहिए, और लोग जो हैं वो सोसाइटी हैं। ये जो ट्रेडिशंस हैं हमारे, ये कहीं लिखे नहीं गए हैं, ये फॉलो होते 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 ये ट्रेडिशंस बन गए। अब इवन लॉ भी कहता है ये ट्रेडिशनल लॉ हैं जिनको कि आप तोड़ नहीं सकते। अगर आप ट्रेडिशंस को तोड़ते तो बहुत सी जगहों पे, अभी न्यूज़ में मैं देख रहा था कि मारवाड़ीज शादियों में बहुत पैसे खर्च करते हैं, तो उन्होंने रूल निकाला कि हर मारवाड़ी फैमिली जब भी शादी करेगी तो ये फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है, इससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो आपको अपने बिरादरी से निकाल दिया जाएगा और आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। ये स्टार्ट हो चुका है, राजस्थान में ये रूल पास हो चुका है। आप माहेश्वरी है ना? हाँ, मैं समझ गया था ना। ये धीरे धीरे, बिकॉज मारवाड़ियों का पैसा सारा का सारा मैक्सिमम या तो घर में खर्च होता है या तो शादियों में खर्च होता है। अच्छा, इंडिया में हर कोई सिर्फ दिखाने के लिए शादियों में पैसे खर्च करता है, और फॉरेन में पता है क्यों नहीं करते? यूएस में, ब्रिटेन में, क्योंकि वहाँ पे हर साल शादी करते हैं लोग। इससे सोचते ठीक है ना, पिछले अगले साल भी तो शादी करनी है, तो इस बार ज़्यादा खर्चा क्यों करें। अब इंडिया में उसी के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना पड़ता है। इट्स ए वेरी गुड थिंग, है ना बॉयज़? मौका मिले तो चेंज करके देख लो यार। It's been around 5 years and 6 months with the same lady. I'm married to the same lady. But still, life is good. Now, next thing, राइट और रॉन्ग को चूज किया, उसके बाद हमने सोसाइटी को देखा, उसके बाद हमने देखा हम कोई भी काम करने जा रहे हैं। काम करने को इंग्लिश में कहते हैं कुछ नया चीज करने, उसको कहते हैं एंडीवर। अब फॉलो इन एवरी एंडीवर, आप जो भी काम करने चाह रहे हो, अब अपने एथिक्स को आपने बना लिया है, उसको हर एंडीवर, हर एक्टिविटी, हर काम में आप जरूर फॉलो करते चले जाएं। एंड द लास्ट इज कॉल्ड, ठीक है आप काम कर रहे हो तो दिक्कतें जरूर आएंगी। अब आपको वहां पे एक प्रिंसिपल फॉलो करना होगा, एंड द प्रिंसिपल इज कॉल्ड equity and justice. What is equity? Equity shares नहीं है ये। Equity means equal. इक्वल, आप हर किसी को इक्वली ट्रीट करें। अगर आप लोग यहाँ पे बैठे हो तो मैं आपके बीच में डिफरेंस नहीं करूंगा। मेरे लिए आप भी इंपॉर्टेंट है, आप भी इंपॉर्टेंट है, आप भी इंपॉर्टेंट है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं हर सबको इंपॉर्टेंस देते हुए पढ़ाऊंगा। अदरवाइज अगर एक टीचर डिस्क्रिमिनेट करता है, ही शुड नॉट बी अ टीचर। टीचर कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। आई रिमेंबर इन स्कूल आई वॉज अ बैक बेंचर, एंड आज जो भी उन टीचर्स की वजह से हूँ, लेकिन हाँ बैक बेंचर जब थे तो मज़ा तो बहुत आता था, क्योंकि हर टीचर का फेवरेट, और हर टीचर ना क्लास में आते वो एसीपी प्रद्युमन बन जाते थे ऐसे हाथ करके, तुम लोग ना कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमने बोला देखो टीचर कितनी मेहनत करते हैं। हमने ना वो फ्लायर प्रिंट करवाया और उसमें ऐसे उंगलियां लगवाई और नीचे लिखा हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब टीचर को मेहनत क्यों करनी पड़े। अच्छा, टीचर का ध्यान क्या होता था हमेशा, पहले के 3-4 रो तक होता था, पीछे वाले ऐसे लगता था किराए पे आए हों। बट उस दिन से मैंने सोचा कि नहीं, इक्वल बिहेवियर होना चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट्स को वो लगता है कि यार हमें वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जस्टिस, अगर आपने गलती किया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ये होता है जस्टिस, चाहे कोई भी हो, आपको जस्टिस हमेशा फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एथिक्स इन बिजनेस। ये तो हो गया हमारे फीचर्स। अब आता है एथिक्स बिजनेस में क्या होता है। एथिक्स इन बिजनेस, नाउ लिखना चाहें तो लिख लीजिए। बिजनेस एथिक्स, business ethics stands for the saneness, SANENESS, stands for the saneness and purity. Business ethics stands for the saneness and purity, pavitrata of purpose, saneness and purity of purpose, that is upheld through carefully designed actual practices, through carefully designed actual practices, through carefully designed actual practices of a business enterprise,
Careful practices of a business enterprise. Of a business enterprise. It is the actual practices of a business enterprise. लिख लिया? Now next line. एक और line लिखिए. Businesses must businesses businesses must balance businesses must balance their desire to maximize profits. Businesses must balance their desire to maximize profits against the needs of stakeholders. Against the needs of stakeholders. इसका मीनिंग समझाओ आप. Businesses must balance the desire to maximize profits against the needs of stakeholders. ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको. इसका मीनिंग जल्दी बताइए. There is a difference between stakeholder and shareholder. Okay, good. Now, महात्मा गांधी ने बहुत साल पहले बोला था, एक जो बिजनेस है, बिजनेस should not only focus on profit maximization. They should focus on the welfare of the society. Because if they are doing the welfare to the society, ultimately the indirect benefit is called profit maximization. The best example which I recall is called Tata Namak. If you remember Tata Namak, मेरे ख्याल से 15 रुपए 18 रुपए का नमक है 1 kg. अच्छा बाकी अभी और भी कंपनियां हैं लाइक कैच हो गया. कैच जो छोटा सा डिब्बा 50 रुपए का देता है. मान लेते हैं हिंदुस्तान में 120 करोड़ की आबादी है जिसमें से हर दिन सिर्फ 50 करोड़ लोग एक पैकेट खरीदते हैं. हर दिन से 50 करोड़ लोग. और मान लेते हैं 1 किलो में टाटा को सिर्फ 1 रुपए का प्रॉफिट है. तो हर दिन कितना प्रॉफिट हुआ? अच्छा बीच में मुझे याद है पिछले साल उड़ीसा में क्या हुआ था कि रूमर फैला कि टाटा का नमक 200 रुपए किलो होने वाला है. तो लोगों ने होर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया. विद इन डेज टाटा ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बोला चाहे कुछ भी हो जाए हम इसको कभी भी महंगा नहीं करेंगे. इट इज फॉर द पब्लिक, इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक. इसलिए टाटा को कहा जाता है देश का नमक. अच्छा उन्होंने वेलफेयर किया बट अल्टीमेटली प्रॉफिट तो मिल ही रहा है. एक दिन में 50 करोड़ रुपए कम नहीं है, बढ़िया प्रॉफिट है ये. और अगर आप उसका प्राइस बढ़ा दो तो लोग क्या करेंगे? कस्टमर किसी का लॉयल नहीं होता, वो फटाफट शिफ्ट हो जाएंगे, सस्ते ऑप्शंस पे आ जाएंगे. बिकॉज उसको मालूम है नमक ही तो इतना ही तो खाना है, क्यों 100 रुपये हम लोग किलो दें इस चीज का. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाई एथिक्स इज नेसेसरी इन बिजनेस? व्हाई एथिक्स इज नेसेसरी इन बिजनेस? क्यों जरूरी है? Why ethics is necessary in business? The first thing it says, society and business ये दो चीज हैं, दो entities हैं. The first benefit it says there is a contract between society and business. अब लिखना चाहें शॉर्ट फॉर्म लिखिए, a contract between society and business. A contract between society and business. To work for society's interest. To work for society's interest. To work for society's interest. जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो हमेशा सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए ना काम किया जाता है. अब एक डीम्ड प्रोविजन है जो कहीं नहीं लिखा हुआ बट इट इज ऑल डीम्ड कि जब बिजनेस काम करे तो हमेशा सोसाइटी के भलाई के लिए काम करे. एंड मैंने अभी नमक का एग्जांपल दिया, अगर आप सोसाइटी के भला कर रहे हो तो आपको अपने आप प्रॉफिट मिलता जाएगा. द सेकंड, द एंटरप्राइज दैट इज ऑनेस्ट, द एंटरप्राइज दैट इज ऑनेस्ट एंड फेयर. The enterprise that is honest and fair earns the trust and goodwill. Earns the trust and goodwill. The society that is fair and honest earns the trust and goodwill.
ओके, एग्जाम्पल इसका मैं देता हूँ. एक कंपनी है लक्ष्मी नगर में, ठीक है, लाला कंपनी, और एक कंपनी है टीसीएस. आप किस पे रिलाय करोगे? क्यों? क्योंकि गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी है, आज तक किसी स्कैम में वो लोग फंसने के चांस नहीं है. नाउ सत्यम मान लेते हैं 2008 का सत्यम, 2008 का सत्यम और आज का टेक महिंद्रा का सत्यम, आप किस पे रिलाय करोगे? क्योंकि आज टेक महिंद्रा ने उसको एक्वायर किया हुआ है, और जब उसकी बिडिंग हुई थी ऑक्शन में, टेक महिंद्रा ने उसको परचेज किया और पूरा का पूरा चेंज कर दिया उसको. अब वो जो चीज़ें वहाँ पे गलती थी उनको हटा दिया गया, और सत्यम के जो महाशय थे रामलिंगन राजू जी, आज वो जेल में है. डू यू नो व्हाट इज द मेन थिंग विच हैपेंड इन सत्यम फियास्को? ओके, हाँ. अ, एक एक वर्ड में अगर मैं बोलूं तो इसको कहते हैं विंडो ड्रेसिंग. सत्यम ने सिर्फ विंडो ड्रेसिंग किया था. अच्छा, बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट के हेल्प के ये हो नहीं सकता. एंड आई रियली रिस्पेक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट वो कहते हैं ना कौवे हर जगह काले होते हैं. इवन सीएस में भी ऐसे लोग हैं, सीए में भी हैं, सीडब्ल्यू में भी हैं. एंड द ऑडिटर वॉज पीडब्ल्यूसी. पीडब्ल्यूसी वॉज द ऑडिटर ऑफ सत्यम जब ये ना प्रॉब्लम हुआ था. आई एम नॉट सेइंग कि पीडब्ल्यूसी इज बैड बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड फर्म्स, बट जो इंसान ऑडिटर बन के गए थे वहां पे, उनके अंदर ये जो हमने लिखवा था फिजिकल, लोअर फिजिकल, वो ज्यादा नो डोमिनेट करने लग गया था. उनको लगा कि एक बार में सारा कमा लो, तो उन्होंने सत्यम के रामलिंगन राजू का साथ दिया और उनके बैलेंस शीट में टेम्परिंग करना स्टार्ट किया. टेम्परिंग यानी कि छेड़छाड़ करना स्टार्ट किया. और जो एक्चुअल फिगर्स थे वो थे ही नहीं. एसेट्स बहुत ज़्यादा दिखाए गए, कैपिटल बहुत ज़्यादा दिखाया गया, प्रॉफिट बढ़ा दिया गया, ईपीएस बढ़ गया. जब बैलेंस शीट में ये सब चीज़ें बढ़ते तो अपने आप ईपीएस बढ़ते जाता है, और लॉस बहुत बहुत नेग्लिजिबल था. अच्छा, इससे क्या हुआ? एम्प्लॉयज़ को लगा कि हमें अच्छा मिलने वाला है बोनस, इन्वेस्टर्स को लगा कि हम लोग इसमें पैसे और लगाते हैं, शेयर होल्डर को लगा कि हमारा पैसा सेफ है. बट अचानक से ये बबल बर्स्ट हुआ. जब साबुन का जो झाग होता है उसमें से बबल्स निकलते हैं, और जब फूटता है तो पूरा ना छितर बितर हो जाता है वो. तो सेम चीज़ें हुई सत्यम के केस में. बट बाकी टाटा के एग्जाम्पल लेते, टाटा का इज्जत बना हुआ है आजकल, करीबन 100 साल पुरानी कंपनी है ये, और ये इसमें कभी फंसने के चांसेस है नहीं. नाउ द थर्ड थिंग, now ethical business is also about good citizenship. Ethical business is also about good citizenship. Ethical business is also about good citizenship. इफ यू आर स्टार्टिंग अ कंपनी, तो कंपनी एग्जिस्टेंस में पहले कभी नहीं होती, इंसान एग्जिस्टेंस में होते हैं जिनको प्रमोटर कहा जाता है. इफ प्रमोटर्स आर नॉट गुड सिटीजन्स, देन डेफिनेटली उस कंपनी को उस ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा सकते जहां पे आज इन्फोसिस पहुंचा है, विप्रो पहुंचा है, बिरला पहुंचा है, टाटा पहुंचा है, रिलायंस पहुंचा है. अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो पहले एक अच्छे सिटीजन बनिए. जब अच्छे सिटीजन बनेंगे तो ऑब्वियसली आप ना फालतू के धांधलियों में पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे. हाँ, टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन दोनों में बहुत फर्क है. टैक्स प्लानिंग है कि लॉ ने आपको बताया कि आप यहां से प्लान करके अपना टैक्स बचा सकते हो, ये कोई गुनाह नहीं होता. बट टैक्स इवेजन, इट इज अ क्राइम. आई रिमेंबर करीबन 8 साल पहले यूएसएसआर में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, और पेट्रोलियम और बहुत सी इंडस्ट्री थी उनकी. फाइनली स्कैम्स में फंसते चले गए. स्कैम का नाम था टैक्स इवेजन स्कैम, और उनको फिर जेल में भेज दिया गया. अगर आप अच्छे सिटीजन हैं तो आप अपना काम करते जाएंगे, प्लस आपके जो ड्यूज हैं आप उसको पे करते जाओगे. एंड सीएसआर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ड्यूज, बिकॉज आप सोसाइटी से ले रहे हो और आपको सोसाइटी को देना चाहिए. इट इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक. जो लेते हो आप उसको जरूर दो. नाउ द लास्ट बेनिफिट इट सेज, if you're following good ethics, then the business will prosper. If you're following good ethics, then the business will prosper.
then the business will prosper. Prosper, Prosper, prosper यानी कि फलेगा, फूलेगा. Now, again, comma. The business will prosper only when. The business will prosper only when. The business will prosper only when a society is stable and peaceful. The business will prosper only when. The business will prosper only when the society is stable and peaceful. The business will prosper only when the society is stable and peaceful. अच्छा ये लास्ट लाइन का एग्जाम्पल कोई दे सकता है मुझे अभी? लास्ट लाइन का एग्जाम्पल. ये लास्ट लाइन मैंने लिखवाया, द बिजनेस विल प्रॉस्पर ओनली व्हेन द सोसाइटी इज स्टेबल एंड पीसफुल. इसका एग्जाम्पल कोई दे सकता है? नहीं. एग्जाम्पल है अफगानिस्तान, इराक, पैलेस्तीन, ये जो सीरिया, सूडान, मिस्र, इजिप्ट, इन सब जगहों पे क्या पीस है? क्या गवर्नमेंट वहां की स्टेबल है? अच्छा, अगर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है और पीस नहीं है, और सेम पाकिस्तान में स्टार्ट होने वाला है, अब वहां पे जो लोग बिजनेस कर रहे हैं क्या वो सेफ हैं? बिल्कुल सेफ नहीं है. जब सोसाइटी जब तक सेफ नहीं है, बिजनेस सेफ नहीं हो सकता. अब ये बिजनेस की जिम्मेदारी है कि आप एथिकली बिजनेस करें ताकि सोसाइटी में दिक्कत ना हो. बिकॉज अगर एक बड़ी कंपनी खत्म होती है तो पूरे सोसाइटी में हर सेक्टर में उसका इफेक्ट होता है. आई रिमेंबर 2008 जनवरी, विच इज कॉल्ड द ब्लैकेस्ट मंथ ऑफ शेयर मार्केट. When the share market, the Sensex crashed from 20,000 to 8,000 within few days. मैंने एक शेयर परचेज किया था FCS सॉफ्टवेयर, और दिसंबर 2007 में उसका प्राइस था 200 के करीब. जनवरी में उसका प्राइस हो गया 50 पैसे. 50 पैसे, और आज तक वो 50 पैसे के ऊपर नहीं गया है. ये हालत उस शेयर की. एंड बिकॉज उस टाइम में बहुत अनस्टेबिलिटी आ चुका था हमारे इकोनॉमी में, एंड उसकी वजह से बिजनेसेस को भी लॉस होना स्टार्ट हो गया. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिक्स. कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिक्स. नेक्स्ट हेडिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिक्स. अब आप बताइए इसका मीनिंग क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिक्स, इसका मीनिंग क्या है? माहेश्वरी जी बताइए क्या मीनिंग है इसका? क्या है? ठीक है, और एथिक्स? ओके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिक्स का यही मीनिंग है. लिखना चाहे तो लिख सकते हैं. इट मीन्स टू रन कंपनीज. It means to run companies ethically in a manner. It means to run companies ethically in a manner such that all stakeholders, in a manner such that all stakeholders are dealt, D-E-A-L-T, are dealt with in a fair manner, so that all the stakeholders are dealt with in a fair manner. Now, good corporate governance, next line, good corporate governance should look at all stakeholders. Good corporate governance should look at all stakeholders. Should look at all stakeholders. Shall look at all stakeholders and not just the shareholders. All stakeholders and not just the shareholders. And not just the shareholders. ओके, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ. कोई भी डाउट, आप एक बार थोड़ा सा चाहें तो देख सकते हैं. कोई भी डाउट हो तो आप पूछो.
ओके, डाउट है कुछ तो पूछो आप। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज कॉल्ड फिलोसफीज और थियोरीज और टीचिंग्स ऑफ एथिक्स। जब आप एथिक्स बनाने जा रहे हो तो आपको क्या क्या आपके पास नो थ्योरीज हैं, क्या क्या फिलोसफीज हैं जिनको कि आप यूज करना चाहो अगर आप अपनी कंपनी में एथिक्स फॉलो करवाना चाहते हो तो। एंड द फर्स्ट एथिक इज कॉल्ड डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स। डिओन्टोलॉजिकल, इसको कैंशियन भी कहा जाता है। KANTIAN, कैंशियन भी कहा जाता है इसको। ओके, डिओन्टोलॉजिकल ये दो ग्रीक वर्ड से बना है। पहला ग्रीक वर्ड है डियोन और दूसरा है लोगोस। डियोन प्लस लोगोस। अच्छा, लोगोस का मीनिंग ग्रीक में लॉजिक होता है। अब डियोन का क्या होगा यश? डियोन का मीनिंग है ड्यूटी। डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी ये कहता है कि जब आप आगे काम कर रहे हो, एथिक्स फॉलो कर रहे हो, तो हमेशा आपका फोकस किस चीज पे होना चाहिए? आपकी ड्यूटीज पे। लाइक इफ आई एम अ टीचर देन माय ड्यूटी शुड बी टू टीच। पैसा मुझे नहीं देखना क्योंकि मुझे मालूम है पैसा आ जाएगा, बट मेरी ड्यूटी है पढ़ाना लोगों को और अच्छे से पढ़ाना ताकि लोग सक्सेसफुल हों। अच्छा, जब ये सक्सेसफुल होंगे तो अपने आप प्रॉफिट मिलता जाएगा मुझे। गीता में एक श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल अपने आप आएगा। तो ये एक थ्योरी है, ये कहता है आप हमेशा फोकस आपका ड्यूटी पे होना चाहिए। आप जब भी काम करते जाएं, एथिक्स बनाएं तो इस नो थ्योरी को सेंटर में रखें और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी पूरी प्लानिंग करते जाएं। सेकंड आता है टेलियोलॉजिकल। ये दो वर्ड से बना है, पहला है टेलियोस और दूसरा है लॉजिक। लोगोस का मीनिंग तो आपको मालूम हो चुका है, लॉजिक। ना टेलियोस का मीनिंग क्या है? इंग्लिश की खासियत है जितने भी वर्ड्स हैं हमेशा ग्रीक वर्ड से ही बने हुए हैं। ना टेलियोस का मीनिंग क्या है? अच्छा, आप लोग सीएस क्यों कर रहे हो? सीएस क्यों कर रहे हो? इंटरेस्ट की बात मत करो। टू अर्न गुड मनी, एग्जैक्टली, टू मेक मनी। चलो इंटरेस्ट की बात है तो सीएस बन गए तुम, लेकिन तुम्हें मैं जॉब दे रहा हूं फ्री में, काम करो, करोगे? तो इंटरेस्ट अलग होता है, बट जब आप करियर को चूज करते हो हमारा मेन फोकस एक जगह पे होता है, पैसा। अच्छा, जिस दिन आपने फाउंडेशन ज्वाइन किया था वो आपका स्टार्टिंग था करियर का। जिस दिन आप सीएस बन जाओगे वो क्या कहलाएगा? एंड। एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है। टेलियोस का मीनिंग है एंड पर्पस। एंड पर्पस। एक हिंदी में कहावत है, अंत भला तो सब भला। इंग्लिश में कहते हैं ऑल इज वेल विच एंड्स वेल। टेलियोलॉजिकल कहता है जब आप काम करें, कोई भी काम करने जाएं, तो आप हमेशा फोकस करो कि हमारा लास्ट जो एंड है वो कैसा होगा। अच्छा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में इस एंड को कहा जाता है विजन, कि आप कहां पहुंचना चाहते हो। अगर आपने कहां पहुंचना है, अगर आपने उसको फोकस में रखा तो आज आप अपने आप को बदलते जाओगे। महाभारत में अर्जुन की कहानी याद होगी, जब वो उनके गुरु कहते द्रोणाचार्य कि पेड़ पे चिड़िया बैठी उसकी आंख में तीर मार के दिखाओ। सभी को बोला गया, किसी को पेड़ दिखे, किसी को पत्ते दिखे, किसी को फल दिखे, किसी के चिड़िया के पंख दिखे, किसी को पूरी चिड़िया दिखे, किसी को पूरा पता नहीं क्या क्या दिखाई देता था। अर्जुन से पूछा गया तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन ने बोला मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। एंड सडनली उन्होंने तीर छोड़ा, वो सीधे जाके उसकी आंख में लगा। दैट इज कॉल्ड टेलियोलॉजिकल। आप जब एंड पर्पस को फोकस में रखेंगे तो हमेशा आप अच्छे रास्ते को ही चूज करते जाएंगे और आप हमेशा जो रास्ता आपको सही और सही समय पे और सही जगह पहुंचा दे आप उसी को चूज करेंगे। यह है टेलियोलॉजिकल।
यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन इसका मीनिंग क्या है? वेलनेस। यूटिलिटेरियन एथिक्स इसका मीनिंग है वेलनेस। ये कहता है जब आप काम करने जाएं, कुछ भी काम स्टार्ट करें, तो आप लोगों को देखो कि आपके काम से लोगों का कितना भला होगा। लाइक ए टीचर, कल ही टीचर्स डे था, बट अनफॉर्चुनेट अब वो टीचर्स डे बस नाम का रहेगा। आज वो टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता खत्म हो चुका है। आज सब प्रोफेशनल बन चुके हैं एंड स्टूडेंट्स दे रियली डोंट वैल्यू टीचर्स। बट फिर भी अ टीचर्स ड्यूटी इज ऑलवेज टू टीच द स्टूडेंट्स, ताकि उनका भला हो। और कल नरेंद्र मोदी साहब ने भाषण दिया था बहुत ही बेहतरीन। वो कहते हैं कि टीचर हमेशा समाज को बनाते हैं और दिस इज कॉल्ड वेलनेस। अगर आप अच्छे लोगों को बना रहे हो तो हमेशा आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी अच्छा होता जाएगा। लेकिन अगर आप बुरे लोग बना रहे हो, लाइक आईएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो टेररिस्ट को पैदा कर रहे हैं, वो भी टीचर हैं, बट वो छोटे छोटे बच्चों को टेररिस्ट बना रहे हैं। अब वो छोटे से उनके मन में डाल दिया कि तुम्हें ना वो लोगों को मारना है, मर जाना है। अब वो ऐसे ही बनेंगे, पूरी जिंदगी वो अपने आप को बदल नहीं सकते। लेकिन अगर वो छोटे बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, उनको बोलो कि अपना समाज का भला कर सकते हो, तो पूरी जिंदगी यही करते रहेंगे एंड नेक्स्ट जनरेशन भी ऐसा ही पैदा होगा। तो हमेशा वेलनेस, लोगों का वेलनेस पे फोकस करो, आपका बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा। द नेक्स्ट इज कॉल्ड वर्च्यू। वर्च्यू का मीनिंग होता है कैरेक्टर। Now, I always recommend boys, you should maintain your character. अगर आप अपने कैरेक्टर को मेंटेन करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई होगा, क्योंकि आपके ऊपर कोई उंगली उठा नहीं सकता। अ बिजनेस, अ कंपनी विच इज रनिंग द बिजनेस, दे शुड ऑलवेज फोकस ऑन द कैरेक्टर। अगर बिजनेस अपने कैरेक्टर को संभाल कर चलेगा तो कोई भी, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सेल्स टैक्स, वैट, पब्लिक, शेयर होल्डर्स, ये इनको कुछ नहीं बोलेंगे, बल्कि हमेशा इनका सपोर्ट रहेगा इनके पास, क्योंकि इन्होंने अपने कैरेक्टर को संभाल के रखा हुआ है। तो अ बिजनेस मैन शुड ऑलवेज फोकस ऑन द कैरेक्टर ऑफ द बिजनेस, ताकि वो कभी भी खराब ना हो। डिपेंडेंट, रिलेटिविज्म। रिलेटिविज्म मीन्स डिपेंडेंसी। रिलेटिविज्म ये कहता है जब आप अपने एथिक्स को बना रहे हो तो उसमें क्या होगा, कुछ कल्चर्स भी आएंगे, लोग भी जुड़ेंगे, बाहर से भी कुछ आ सकते हैं, अलग अलग चीज़ें जुड़ती हैं हमारे यहाँ पे। अब हमेशा हिंदुस्तान में अगर आप याद रखें तो हिंदुस्तान में एक कल्चर दूसरे कल्चर पे डिपेंडेंट है। मैं किसी को ये नहीं बोलूँ कि ज़बरदस्ती की वाली बात है, बट हाँ, हमारे बीच में यूनिटी है, इसलिए हम डिपेंडेंट हैं। मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ और आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब बिजनेस, इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो आप अगर सोच रहे हैं कि नहीं मेरे पास पैसा है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। बिकॉज आप जो गुड्स बनाएंगे, फाइनल गुड्स बनाएंगे, परचेज कौन करेगा? सोसाइटी। इट मीन्स यू आर डिपेंडेंट ऑन द सोसाइटी। अब सोसाइटी को उन गुड्स की जरूरत है, उसको कहाँ से मिलेगा? कंपनी से, बिजनेस से मिलेगा। इसलिए दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर आपने एक भी पार्ट को इग्नोर किया तो आपको नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। नाउ आफ्टर द रिलेटिविज्म, द नेक्स्ट इज कॉल्ड ईगोइज्म। ईगोइज्म, अच्छा, ईगोइज्म इज अ वर्ड डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ईगो, और ईगो का मतलब होता है मैं। ईगो, व्हाट डू यू थिंक, ईगो इज इट बैड और गुड? ये गलत है या सही है? अहंकार, ये बुरा है या सही है? मेरे ख्याल से सही है। एग्जाम्पल, अब मेरा अहंकार यह है कि मैंने बोला कि मैंने अपने स्टैंडर्ड यहां पे सेट कर रखा है। अब मैं बाकियों को चैलेंज करता हूं कि आप इस स्टैंडर्ड तक पहुंच के देखो।
अच्छा, शुरुआत में लगता है कि ये बुरा है, लेकिन धीरे धीरे जब लोग इस स्टैंडर्ड पे पहुंच जाएंगे तो जो लोग पहुंचे हैं उनका भी भला होगा, प्लस वो जिसको पढ़ा रहे हैं उन स्टूडेंट्स का भी भला भला होगा। अच्छा, ये तो हुआ पॉजिटिव ईगो। एक होता है नेगेटिव ईगो। मेरा स्टैंडर्ड ये है, मैं बाकियों को बोल रहा हूं खबरदार यहां पे पहुंचना मत, पहुंचोगे तो मैं ना वो गोली मार दूंगा। अब ये नेगेटिव ईगो होता है। ईगोइज्म ये कहता है जब आप काम करें तो अपने आप को सेंटर में रखें। दिस इज सेल्फ सेंटर्ड। जब अपने आप को सेंटर में रखें तो ये ध्यान रखें कि बाकियों का भला हो। अगर आप इस एटीट्यूड को फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली आप लॉन्ग रन में जाएंगे। बिजनेस में अकाउंट्स का एक प्रिंसिपल है। बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो अकाउंट्स जब मेंटेन किया जाता है तो वहां पे एक वर्ड होता है, द अकाउंट शुड बी मेंटेन्ड ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस। गोइंग कंसर्न। अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है तो आप लोगों का भला करते हुए जाइए, प्लस अपने आप को सेल्फ बीच में रखिए, ताकि जब आप बीच में रहेंगे तभी आप लोगों का भला कर सकते हैं। जब पॉकेट में पैसे होते हैं ना तभी आप लोगों को दे सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं दे सकते। पॉकेट में पैसे होते हैं, घमंड होता है, ठीक है, होना भी चाहिए क्योंकि आपने मेहनत की है, बट हाँ भला भी उससे लोगों का होता है। ईगोइज्म। नाउ द सेवेंथ एंड द लास्ट, जस्टिस। और इसके मीनिंग मैं बिल्कुल बताऊंगा नहीं, मेरे ख्याल से आप जानते ही होंगे। जस्टिस का मतलब ये कहता है जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं, अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो आप हमेशा जस्टिस दें। ये नहीं कि आप डायरेक्टर हैं तो आप डायरेक्टर के अगेंस्ट कुछ नहीं करेंगे, आप एग्जीक्यूटिव को नौकरी से निकाल देंगे। अगर डायरेक्टर गलत है तो आप उसके अगेंस्ट भी एक्शन लें। जो भी गलत है आप उसके अगेंस्ट एक्शन जरूर लें। इससे क्या होगा, पूरे के पूरे इंप्लॉयज हमेशा मोटिवेट रहेंगे, उनको लगेगा कि ठीक है जो ऊपर बैठे हैं वो जस्टिस को फॉलो करते हैं। अदरवाइज आपके कंपनी का एम्प्लॉय टर्नओवर रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एम्प्लॉय टर्नओवर रेट मतलब आना और उतनी ही जल्दी चले जाना। अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें एम्प्लॉय टर्नओवर रेट बहुत ज्यादा है, वो कंपनी बहुत बेकार है, वहां पे आपको काम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहां तक कोई डाउट एथिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं? नेक्स्ट हेडिंग इज कॉल्ड स्कोप ऑफ बिजनेस इन एथिक्स। स्कोप ऑफ बिजनेस इन एथिक्स, sorry, scope of ethics in business. अच्छा, ये है क्या? ये पूरा का पूरा बिजनेस है, जहां पे पहले क्या होता है, प्रोडक्शन, फिर उसके बाद उसको क्या किया जाता है, मार्केटिंग, और सबको पैसे कौन देता है? अच्छा, सबको संभालता कौन है? अच्छा, दीज आर डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जहां पे एथिक्स को फॉलो किया जाता है। अच्छा, दैट इज कॉल्ड द स्कोप। यानी कि एथिक्स एक बिजनेस में कहां कहां फॉलो हो सकता है, और उसी को कहते हैं स्कोप। लाइक बोला था ना, स्कोप ऑफ सीएस, यानी कि आप कहां कहां काम कर सकते हो, इसको कहते हैं स्कोप ऑफ सीएस। ओके, ये फैक्ट्री का जो है इसको हम लोग लिखते हैं प्रोडक्शन। अब क्या क्या एथिक्स फॉलो कर सकते हैं प्रोडक्शन में? क्या क्या एथिक्स फॉलो हो सकता है?
रॉ मटेरियल गुड क्वालिटी का होना चाहिए, गुड। अच्छा, ये सारी चीज़ नोट्स में मिल जाएंगे, हम खाली समझ रहे हैं इनको, ठीक है। रॉ मटेरियल गुड क्वालिटी का होना चाहिए, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छी हो, और टाइमली प्रोडक्शन हो, और इन्वायरमेंट को हार्म ना करे, और लेबर हो। अच्छा, प्लस आप जब प्रोक्योरमेंट कर रहे हो तो गलत प्रोडक्ट्स का प्रोक्योरमेंट ना करें। अच्छा, जो लेबर हैं प्रोडक्शन में उनको आप अहमियत दें, प्लस आप गलत चीज़ों का प्रोडक्शन ना करें। कोई भी ऐसा चीज़ प्रोडक्शन ना करें जो कि लोगों के लिए हानिकारक हो, नुकसान पहुंचाता हो। दीज आर फ्यू एथिक्स विच शुड बी फॉलोड इन द प्रोडक्शन। देन कम्स द मार्केटिंग। मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा एक्ट आपको फॉलो करना होता है अगर आप एथिक्स को फॉलो करना चाहते हैं, एंड दैट एक्ट इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन एक्ट। अच्छा, कॉम्पिटिशन एक्ट के कुछ प्रोविजंस बताओ जो कि हमें फॉलो करने चाहिए। कार्टेल नहीं होना चाहिए, हमें मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स नहीं करने चाहिए। मार्केटिंग हम जब करना चाहते हैं हमें गलत प्रोडक्ट्स दिखा के ना, सही प्रोडक्ट दिखा के गलत प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए। कस्टमर्स को हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्लस जो प्राइसिंग हम लोग कर रहे हैं प्रोडक्ट का वो सही होना चाहिए। सो दीज आर फ्यू एथिक्स इन मार्केटिंग। देन कम्स फिनेंस। अच्छा, फिनेंस इज द एरिया जहाँ पे हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। पैसा जहाँ होता है वहाँ पे दिक्कत होती है। फिनेंस में हमें ये देखना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को सही हम लोग सैलरी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, प्लस डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन हमें डिस्क्लोज करना चाहिए, प्लस हर डिपार्टमेंट में पैसा टाइमली जा रहा है या नहीं जा रहा है, प्लस अगर पैसा का कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई अगर उसमें स्कैम करने की कोशिश कर रहा है तो उसको फटाफट रिपोर्ट करना चाहिए। देन कम्स द लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड एचआर। अच्छा, एचआर में आजकल जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल अब्यूजमेंट, हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट। आजकल हर कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर होने लगी है, प्लस एक सेल बनाना पड़ता है आपको जिसको कहते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल। अगर किसी भी लेडी को प्रॉब्लम हो रही है तो उस सेल में जाके कंप्लेन करेगी, फिर उसके कंप्लेन पे एक्शन लेना पड़ेगा। अगर किसी कंपनी में सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल नहीं है तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। प्लस नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एम्प्लॉयज, प्लस ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, प्लस जब एम्प्लॉयज आ रहे हैं इंडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, प्लस good infrastructure, plus timely payment, calculation and payment of salary and wages. So these are the few ethics that should be followed in HR. अब इसमें फर्स्ट में हमारा और क्या बचा हुआ है, एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एथिक्स। द फर्स्ट एडवांटेज इज कॉल्ड अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट। अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट। जब आपकी कंपनी का गुडविल अच्छा होगा तो लोग उसमें जाना चाहेंगे। मैंने एग्जांपल दिया था लक्ष्मी नगर का कंपनी और टीसीएस, किसे ज्वाइन करेंगे तो आपने हमेशा बोला कि टीसीएस को ही करेंगे। और जब अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट, अच्छी कंपनी में जाते हैं हम उसमें जुड़े रहते हैं। सेकंड, एक कंपनी है जिसका गुडविल बहुत अच्छा है तो इन्वेस्टर भी क्या बोलता है, इसमें पैसा लगाना चाहिए। द सेकंड बेनिफिट इज कॉल्ड इन्वेस्टर लॉयल्टी। लॉयल्टी, इन्वेस्टर लॉयल्टी, investor loyalty. Just 2 minutes. थर्ड, अगर अच्छी कंपनी है, गुडविल अच्छा है तो उसको प्रोडक्ट भी अच्छे होते हैं और कस्टमर हमेशा उनको ही खरीदना चाहता है। एंड द थर्ड बेनिफिट इज कॉल्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एंड द लास्ट, अगर अच्छी कंपनी है जो रूल्स, रेगुलेशन, ड्यू डिलिजेंस, कंप्लायंस सबको फॉलो करती है, अब रेगुलेटर्स की सिरदर्दी नहीं होती, वो जानते हैं कि अच्छा फॉलो कर रहे हैं, इन पे हमें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। एंड द लास्ट बेनिफिट इज ऑफ रेगुलेटर्स। इनकम टैक्स, वैट, सीएसटी, एमसीए, ये सारे के सारे रेगुलेटर्स बोलते हैं ठीक है ये कंपनी अच्छी है, हमें इनको देखने की जरूरत नहीं है। एंड फाइनली द फर्स्ट चैप्टर इज ओवर। यही है फर्स्ट चैप्टर। एनी डाउट्स यू कैन आस्क and within few minutes we'll be winding up the session. Deontological. Deontological ये कहता है हमेशा जब भी आप काम करने जाएं तो ड्यूटी को देखें, आपकी ड्यूटी क्या है। लाइक एज ए स्टूडेंट आप अगर एथिक्स फॉलो करना चाहते हो, आपकी ड्यूटी है एक ही, वो है पढ़ाई। आप सिर्फ पढ़ाई को देखें, बाकी चीज़ों को साइड कर दें। अच्छा, जब आप पढ़ाई करेंगे ये कहलाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इनकम टैक्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बहुत से टाइम पे एग्जेम्प्ट होता है, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमेशा टैक्सेबल होता है, वो भी 2 स्लैब्स में।
इसलिए आपकी ड्यूटी है पढ़ाई करना। बिजनेस की ड्यूटी है काम करना, वो सिर्फ काम करेगा, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देगा। टेलियोलॉजिकल, लोगोस मीन्स लॉजिक। लॉजिक यानी कि ड्यूटी वाली लॉजिक को फॉलो कर। लॉजिक यानी कि सोच, आपकी जो सोच होनी चाहिए वो हमेशा ड्यूटी को ही देखना चाहिए। लोगोस मतलब लॉजिक कहलाता है। ईगोइज्म का भी मतलब बेटा ये है कि जब भी आप काम करने जाएं तो अपने आप को बीच में रखें। इसको कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड। जब सेल्फ सेंटर्ड होंगे तो हमेशा आपका फायदा तो होगा ही, लेकिन आप दूसरे का नुकसान ना करें, दूसरों का भी फायदा करवाएं। अब जब दोनों का फायदा होगा तो दोनों आगे चलेंगे। एथिक्स इन बिजनेस, एथिक्स मैंने जो भी चीजें पहले पढ़वाई थी ना, उनके आगे बिजनेस लिख देना। दोबारा बोलो। ओके ओके, बिजनेस हमेशा जो आप काम कर रहे हो, जो एथिक्स फॉलो करने चाहिए उसमें ना प्योर होने चाहिए, जिसमें आप ना डबल स्टैंडर्ड्स फॉलो ना करें। अच्छा, जब आप प्योर हार्ट से काम करेंगे तो लॉन्ग टर्म में लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, और जब लोग जुड़ते जाएंगे, बिजनेस हमेशा लोगों से ही बनता है। लाइक द बेस्ट एग्जाम्पल इज कॉल्ड फेसबुक। फेसबुक इज ऑल अबाउट द नेटवर्क ऑफ पीपल। अगर लोग जुड़ते जा रहे हैं, आज फेसबुक का जो सर्वर रूम है करीबन 10 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है, और वो बढ़ता जा रहा है रोज। और जब से उन्होंने व्हाट्सएप को परचेज किया, वो और बढ़ता जा रहा है। लोगों से जुड़ते गए, प्योरिटी रहा कि हमें लोग। अच्छा, फेसबुक स्टार्ट हुआ था हमेशा एक दोस्तों को जोड़ने के पर्पज से, कोई प्रॉफिट मेकिंग नहीं था। धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए, प्रॉफिट बढ़ता चला गया है। फेसबुक स्टार्ट ऐसे हुआ था कि कॉलेज में एक लड़का था, केस खत्म हो चुका, उसमें उसने एक अपना नेटवर्क बनाया था जो कि नहीं चल पाया ज़्यादा। तो कुछ लोग आए, उन्होंने आइडिया दिया कि हम ये स्टार्ट कर सकते हैं। दो भाई आए, उन्होंने आइडिया दिया कि हम स्टार्ट कर सकते हैं। उस बंदे के पास पैसा, मार्क जुकरबर्ग के पास पैसा नहीं था, उसके दोस्त ने पैसा लगाया। अब इसने धीरे धीरे लोगों को जोड़ना स्टार्ट किया फेसबुक में, और फिर उन बाकियों को साइड कर दिया। So, ladies and gentlemen, we are going to close the chapter today, which was the introduction about ethics. So, we have learned ethics means it's the purity of the heart, the consciousness, the moral decisions, the character. अब जब हम इन सब चीज़ों को बिजनेस में फॉलो करते जाते हैं तो हमेशा बिजनेस आगे जाता है। फिर हमने पढ़ा कि बिजनेस में कहाँ एथिक्स यूज़ होता है, फिर हमने पढ़ा कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा कि इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अच्छा, ये एक इंट्रोडक्शन था। अब धीरे धीरे हम आगे वाले चैप्टर्स में आगे चलते जाएंगे। एंड even these ethics should be followed by the students. And what I believe that you should always follow the deontological ethics. That is a duty. आप पढ़ते जाओ, एग्जाम में हमेशा पास जरूर होगे। अगले क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि शेड्यूल कैसे बनाना है। 15 घंटे आपको बड़े आराम से मिल सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। थैंक यू।